उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें चलती कार पर एक लड़के ने कई स्टंट किए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसका चालान काट दिया। बताया कि यह लड़का समाजवादी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी यादव का बेटा उज्जवल यादव है, जिस पर चलती कार पर जानलेवा स्टंट करने का आरोप लगा। खतरनाक स्टंट का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि चलती गाड़ी से वो लड़का बाहर निकला, गाड़ी की छत पर जाकर पुशअप्स करने लगा। अगर मैं इतनी सी जमीन बेच दूं ना अपने खेत की, तो सीपी में तेरे 3 फ्लैट आ जाएंगे। वो यही नहीं रुका, उसने चलती कार में गाड़ी की छत पर बैठकर भी स्टाइल दिखाने की कोशिश की। चालान किया है, करीब 2500 रुपए से के आसपास उसका चालान हुआ है। बताया गया कि लड़के ने यह स्टंटबाजी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर की, जिसका पता चलने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। सौभाग्य की बात यह कि हम लोगों ने हाईवे और एक्सप्रेसवे को पहले से ही जानलेवा बना रखा है। हम तो गाड़ी ही मरने मारने की सनक के साथ चलाते हैं और हर साल शमशान कब्रिस्तान में 1.5 लाख लोगों के शव समय से पहले पहुंचा देते हैं। इतनी सनक काफी नहीं है क्या कि अब हम गाड़ी चलाते समय स्टंट भी करने लगे, वो भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जहां गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने का लाइसेंस मिला हुआ। इतनी रफ्तार में पीछे से आने वाली गाड़ियों को तो नहीं पता होगा कि जवानी के जोश और पिता के राजनीतिक रुतबे के नशे में कोई सिरफिरा गाड़ी की छत पर करतब दिखा रहा है। समझ में नहीं आता ऐसे स्टंट का वीडियो बनाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। फिरोजाबाद का यह वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि इस युवक के साथ उसके दोस्त भी थे जो दूसरी गाड़ी में सवार होकर वीडियो बना रहे थे। ऐसे स्टंट ही वीडियो बनाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए सिर्फ स्टंट करने वाले ही नहीं बल्कि वीडियो बनाने वाले भी अपराध में बराबर के हिस्सेदार हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, वरना ऐसे पागलपन को रोक पाना मुश्किल होगा। इसे लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला समझना भी ठीक नहीं है। यह हरकत जानबूझकर पूरे होशो आवाज में हुई। इससे वहां दूसरी गाड़ियों में चल रहे लोगों की जान भी खतरे में थी। यह वैसे ही था कि किसी ने गोली चलाई जो इत्तेफाक से किसी को लगी नहीं। अगर गोली चलाने वाले पर हत्या के प्रयास का मामला बनता है तो ऐसे स्टंट करने वालों को भी कानून की उन्हीं सख्त धाराओं की तहत सजा दी जानी चाहिए। बिहार के सिवान से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात में शामिल एक हाथी भड़क गया। यह घटना शिव बारात के निकलने से पहले हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि शिव बारात में शामिल होने के लिए लोग जुट ही रहे थे कि तभी इस हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। उसमें बड़े बड़े स्पीकर रखे थे। जैसे ही हाथी भड़का, वहां जुटे लोग घबरा गए। हाथी के हमले के डर से वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस पर सवार शख्स ने वक्त रहते हाथी पर काबू पा लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि जानवर चाहे जंगल के हों या पालतू हों, एक सीमा से ज्यादा शोरगुल उनको बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें शोर शराबे से डर लगता है, वो बदहवास हो जाते हैं। जंगलों में शिकार के लिए भी ढोल नगाड़े बजाकर ही जानवरों में भगदड़ मचाई जाती थी। माना कि शिवरात्रि पर हम लोग आस्था की वजह से भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन जानवर तो नहीं समझते कि कौन सा शोर जश्न का है, कौन सा उनको डराने वाला शोर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जश्न और जुलूस में अगर जानवर भी हों तो उनके आसपास तेज संगीत न बजाएं, आतिशबाजी न करें। हम उत्साह में इसकी अनदेखी करते हैं, जिसकी वजह से जानवरों के बिदकने और भीड़ में भगदड़ होने का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में गुजरात में एक बारात में घोड़ी बिदक गई थी। कुछ दिन पहले यूपी में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में एक बैल भी शोरगुल से भड़क गया था। अब बिहार में हाथी बिदक गया। गनीमत यह रही कि हाथी का गुस्सा जल्द ठंडा हो गया, वरना वहां कोहराम मच जाता। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों के बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर कुछ पाबंदियां लगा दी। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि राज्य में फिर कोरोना मरीज बढ़ने की वजह से अमरिंदर सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। इनके अलावा पटियाला, जलंधर और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। होशियारपुर, कपूरथला और नवाशहर, दोआबा में भी रात को लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को इस नियम को मानना होगा। ज़्यादातर एनआरआई लोग आए हैं, वहाँ में थोड़ी स्ट्रेन ज़्यादा है, तो इसी कारण है कि भी थोड़ा अभी वहाँ भी बच सकती है। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ही लोगों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी गई और दानापुर के खासपुर पंचायत की मुखिया ने कुछ ऐसा ही किया। मौका था बेटे के शादी समारोह का, लेकिन इसी बहाने डांस कार्यक्रम रखकर इलाके के लोगों को लुभाने की कोशिश भी की गई। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही खासपुर पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी चुनाव की तैयारियों में जुट गईं।
बेटे के शादी समारोह के मौके को उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया और इस दौरान एक डांस कार्यक्रम रखकर उन्होंने इलाके के लोगों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। लोगों के मनोरंजन के लिए मुखिया के पति भी मंच पर मौजूद रहे। पहले तो उन्होंने भी खूब डांस किया, फिर लगे हाथ अपने चुनावी अभियान में जुट गए और मंच से ही प्रचार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुखिया प्रियंका कुमारी भी मंच पर पहुंची और वो भी संगीत की धुन पर झूमने लगी। अपने मुखिया के इस अंदाज को देख वहां जुटी भीड़ भी खुद को रोक नहीं पाई। इस दौरान मुखिया के पति ने दावा किया कि इस बार भी उनकी पत्नी ही चुनाव जीतेंगी। चुनाव तो मैं पूर्व में भी जीता हूँ, फिर जीतने जा रहा हूँ। हालांकि बिहार सरकार ने राज्य में ऐसे किसी भी सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है, लेकिन आरोप है कि पाबंदी के बावजूद लोगों की भीड़ जुटाई गई और डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सौभाग्य की बात है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में वोट के लिए ऐसे हथकंडे अब आम हो चले हैं। हम सब जानते हैं कि मुखिया और सरपंच की कुर्सी पर बैठे या उस पर नजर रखने वाले चुनाव आते ही दावत देने का बहाना ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नाच गाना शराब कबाब से ही वोटर खुश हो जाएंगे। वैसे ज्यादातर मामलों में यह बात सच्ची होती है। ये हम लोगों के मुंह पर तमाचा है। हमने ही उम्मीदवारों के मन में यह बात ठूंस दी है कि जो खिला पिलाकर खुश कर दे उसी को हम पंचायत चुनावों में वोट दे देंगे। अगर हम डांस देखकर दावत उड़ाकर वोट देते रहे तो फिर हमको अपने ही चुने ऐसे मुखिया और सरपंच से गांव के विकास की उम्मीद पालने का भी कोई हक नहीं है। हम वोट देंगे डांस पर, उम्मीद करेंगे कि हमारे वोट के बदले में गांव में सड़क बने, नाली बने, स्कूल की हालत ठीक हो। यह नहीं हो सकता। कर्नाटक के कोडगु में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दिन रात एक कर दिया। बताया गया कि बाघ ने 4 लोगों पर हमला किया है, जिनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है और धीरे धीरे उसका खौफ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले एक हफ्ते से वन विभाग के 250 से ज्यादा कर्मचारी 6 हाथियों के साथ दिन रात जंगल में घूम रहे हैं। बाघ को कैद करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया और जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन वो वन विभाग के हाथ नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि इलाके के लोगों में दहशत और गुस्सा बढ़ गया। अपना विरोध जताने के लिए कोडगु में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने में फेल हो चुका है और मांग की कि राज्य सरकार उन्हें बाघ को मारने की इजाजत दे। अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए वो सड़क पर धरना देने बैठ गए, जिसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। यही नहीं, बाघ के आतंक से आग बबूला लोग वन विभाग के लोगों से भी भिड़ गए। इस बीच कर्नाटक सरकार ने वन विभाग को आदेश दिया कि अगर बाघ को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता तो उसे गोली मार दी जाए। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में बाघ बचाने का अभियान रंग लाया तो अब नया संकट भी खड़ा हो गया है। पिछले कुछ साल में बाघों की आबादी काफी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से जंगल में बाघों के लिए शिकार की कमी हो रही है। जानकार मानते हैं कि जंगल में शिकार की मारामारी की वजह से ही बाघ पेट भरने के लिए भटकते हुए बस्तियों की तरफ आने लगे। ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और कर्नाटक तक बाघों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ा है। हालांकि बाघ जैसे जानवर भी इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भूख बर्दाश्त के बाहर होने पर वो इंसानों का शिकार करने से भी नहीं चूकते। ये सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि बाघों के लिए इंसान का शिकार करना किसी जंगली जानवर के शिकार से ज्यादा आसान होता है। उसी वजह से अगर कोई बाघ एक बार इंसान का शिकार कर ले तो फिर उसे आसान शिकार की लत लग जाती है, वो आदमखोर हो जाता है। देश में मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बाघ कर्नाटक में है। हालांकि अभी कर्नाटक में बाघों की संख्या इतनी नहीं बढ़ी है कि उनको शिकार के लिए भटकना पड़े। ऐसे में ये बाघ आदमखोर क्यों हो गया, ये वन विभाग के अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई, लेकिन पार्टी में बागी सुर अपना चुके गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को इसमें जगह नहीं मिली। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में अपने प्रचार के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को स्टार प्रचारकों के तौर पर जगह नहीं मिली। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस में संगठन में बदलाव के लिए आलाकमान को चिट्ठी भी लिखी। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ने लगा है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि नागपुर के बाद महाराष्ट्र के अकोला शहर में भी
15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल भी सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को ही मिलेगा। इसके साथ ही पुणे में भी कई पाबंदियां लागू कर दी गई। वहां अगले आदेश तक रात 10 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा 31 मार्च तक पुणे के सभी स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया गया। कोरोना की वजह से परभणी जिले में भी रात 12 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया। वहीं नागपुर शहर के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों में भी 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। कोरोना संकट के बीच सिनेमा घरों में राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म रूही रिलीज हो गई। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के पर्दे पर आते ही बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए इसे सिनेमा घरों में पहुंचे। जहां कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिल्म दिखाई गई। रूही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। तगड़ सिंह ने टंग होके तगड़ी कमर पे तगड़ी बांध के टांग टंगाई, अटकता नहीं है एकदम से। फिल्म में राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। पलट नहीं। फिल्म में जानवी कपूर एक ऐसी लड़की हैं जो एक साथ 2 जिंदगियां जीती हैं। जानवी के एक किरदार से राजकुमार राव प्यार करते हैं और दूसरे से वरुण शर्मा। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के साथ रोमांस भी है। बहुत फनी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे हॉरर कॉमेडी पर्सनली बहुत अच्छी थी मूवी। सस्पेंस है, हॉरर भी है और नए कलाकार हैं। सबसे ज्यादा लोग इसलिए खुश दिखे क्योंकि कोरोना के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर इस फिल्म के साथ उनके सिनेमाघर पहुंचने का रास्ता खुल गया। बोर हो रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे कि कभी थिएटर खुले। 1 ईयर के बाद में हम लोग मूवी देखने आए तो काफी अच्छा लगा देखने में भी। लोगों को सिनेमा घरों में हुए इंतजाम भी पसंद आए। इसमें अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ में बैठा रहे प्रॉपर। रूही दिनेश विजन की फिल्म है जिन्होंने 2018 में राजकुमार राव के साथ ही स्त्री फिल्म में हॉरर कॉमेडी को पर्दे पर उतारा था। कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बर्फबारी का अनुमान जताया था और अब बारिश के साथ पहाड़ खिसकने और बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जारी कर दी गई, जिसका असर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में देखने को मिला। श्रीनगर से सामने आई तस्वीरों में सब कुछ बर्फ से ढका दिखा। मकान, सड़कें, पेड़ और गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो गया। बर्फबारी से सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहीं कहीं तो घुटनों तक बर्फबारी हुई जिससे पैदल चलने वाले भी परेशान हो गए। इसके साथ ही बदलते मौसम ने लोगों को एक बार फिर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। श्रीनगर के अलावा कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ और बाल्टाल समेत कई इलाकों में इसी तरह लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। इस बीच सोनमर्ग में भी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सड़क पर बर्फीले तूफान का भी कहर देखने को मिला जिस वजह से वहां आवाजाही ठप हो गई। सौभाग्य की बात यह कि फरवरी महीने में पसीने छुड़ाने के बाद मौसम ने इस हफ्ते करवट बदली। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी कराने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पिछले महीने रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था वो लौट आया। उसकी वजह से 3 दिन पहले पहाड़ों पर बर्फबारी और पंजाब से लेकर राजस्थान और यूपी बिहार तक बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने तभी अलर्ट कर दिया था कि बारिश और बर्फ अभी बंद नहीं होने वाली। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मार्च के दूसरे हफ्ते तक बर्फ गिरना सामान्य है। हालांकि कश्मीर के गुलमर्ग जैसे इलाकों में बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो गई। वहां पहले जो बर्फ पड़ी थी वो सख्त हो चुकी, उसके ऊपर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई। ऐसे में बर्फ खिसकने या उसके बोझ से पहाड़ की मिट्टी धसकने की आशंका भी जताई जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे देश में बारिश और पछुआ हवा चल रही। अगले 24 घंटे में मौसम थोड़ा साफ होने का अनुमान है, लेकिन आसमान पूरी तरह 15 मार्च के बाद ही साफ होगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों को लगता है। राजस्थान में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का भी ऐलान किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान की शुरुआत कर दी। इस मुद्दे पर राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजस्थान में बेरोजगार परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही है, इसीलिए अब नौकरी नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना शुरू कर दिया। राजधानी जयपुर से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुलूस निकालते दिखाई दिए। बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान कई लोग पैदल चलते भी नजर आए। उन्होंने बैनर और पोस्टरों के जरिए गहलोत सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया और जमकर नारे भी लगाए।
इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वो उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को सबक सिखाने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाएंगे, जिसके लिए प्रदर्शन में शामिल लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। उपचुनाव से पहले बेरोजगारी का यह मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द तो विपक्ष के लिए हथियार बन गया, और यही वजह रही कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू होते ही बीजेपी ने सरकार पर हमला बोल दिया। ये बेरोजगारों की ताकत 2023 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री ने दावा किया कि उपचुनाव में उनकी पार्टी ही जीतेगी। बेरोजगार को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन ये तय है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे। भीलवाड़ा की सहाड़ा, चुरू की सुजानगढ़ और उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट समेत राजसमंद में जल्द ही उपचुनाव होने। बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वहीं दिल्ली में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा गया। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने अपना विरोध जताने के लिए मार्च निकाला, जो संसद भवन तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां नजर आईं, जिनके जरिए उन्होंने बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग की। कई लोग एनएसयूआई के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। वहीं कॉमेडियन श्याम रंगीला भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने पूरे देश में रोजगार के मुद्दे पर 1 महीने से बवाल किया हुआ, जो राजस्थान में उसी की सरकार के गले पड़ गया। वहां रोजगार मांगने के लिए युवाओं ने उसी दिन मोर्चा खोला जिस दिन कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने पूरे देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस के नेता बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते समय भूल गए कि रोजगार देने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की भी है। वैसे राजस्थान में कांग्रेस जिन मुद्दों को उछालकर सत्ता में आई थी, उनमें युवाओं को नौकरी और नौकरी न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना भी शामिल था। कुछ दिन पहले बीजेपी ने राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते में भेदभाव के आरोप लगाए थे, और अब वहां 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले युवाओं ने नौकरी देने में हीलावाली का आरोप लगाकर गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बेरोजगार नौजवानों का आरोप है कि सरकार नई भर्तियों का ऐलान तो कर देती है, लेकिन भर्तियों की प्रक्रिया कई साल में भी पूरी नहीं होती। दावा किया गया कि राजस्थान में 5 साल पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसमें पास होने वाले युवकों को अब तक ट्रेनिंग के लिए भी नहीं बुलाया गया। राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच 170 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 2016 से 2020 के बीच कांग्रेस के 170 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा, जबकि केवल 18 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग राज्यों के करीब 400 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बदली, जिनमें कांग्रेस के 42% विधायक, जबकि बीजेपी के करीब 4%। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि विधायकों के पार्टी बदलने की वजह से मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकारें गिरी। परीक्षा की घड़ी वही होती है, उसमें ये आकलन हो जाता है कि कौन विचारधारा की लड़ाई लड़ने को, संघर्ष करने को तैयार है और कौन सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए राजनीति में आया है।